नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। शाम 3 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, निर्माणाधीन अटल विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं सीएम। जेल बाईपास रोड निर्माण कार्य का सीएम जायजा ले सकते हैं। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम का दौरा रहने वाला है, महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। जेल बाईपास रोड निर्माण कार्य का भी जायजा मुख्यमंत्री ले सकते हैं। गोरखपुर पहुंचेंगे 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे तक गोरखपुर जाएंगे। फिर हेलीकॉप्टर से सहजुनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण होने वाला है। तो 3 बजे करीब गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सुभाष, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सीएम पहुंचने वाले हैं गोरखपुर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री 3 बजे गोरखपुर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि सबसे पहले वो सहजनवा के पिपरा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। और आपको बता दें कि यह 64 करोड़ 8 लाख की लागत से सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है और इसी सितंबर में, मतलब इसी साल सितंबर में इसको पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर जाएंगे और वहां पे कार्यों का भी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि काम अभी तक कितना पूरा हुआ है। आपको बता दें कि वहां से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जेल बाईपास पर जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है वहां भी जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अगर वहां नहीं गए तो अधिकारियों से इसको लेकर जानकारी करेंगे और समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देर शाम गोरखनाथ मंदिर में वन विभाग के कार्यक्रम में एक हिस्सा ले सकते हैं मुख्यमंत्री। इसमें मुक्ता काशी मंच में पर्यावरण को लेकर यहाँ पे एक कार्यक्रम है जिसमें पर्यावरणविद माइक हरगोविंद पांडे की फिल्में भी प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर के आवास परिसर में ही करेंगे मुख्यमंत्री और सुबह कल, यानी कि कल शुक्रवार की सुबह वो जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लखनऊ रवाना होने की बात सामने आ रही है। जी राजश्री। चलिए, और एक चीज अगर और हम देखें सुभाष, तो पिछले दिनों जिस तरह से गोरखपुर में मामले सामने आए थे, तो सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहेगी सीएम के दौरे को देखते हुए? देखिए, आपको बता दें राजश्री कि मुख्यमंत्री लगभग हर 10 दिन पे 15 दिन पे उनका गोरखपुर आना होता है और कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ लगा रहता है, जिसको लेकर यहाँ के जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन एडीजी से लेके और गृह मंत्रालय तक जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहती है। क्योंकि मुख्यमंत्री का हमेशा गोरखपुर आगमन होता है, इसको लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन हमेशा सतर्क रहती है और सुरक्षा व्यवस्था की पूरे कड़े इंतजाम किए गए रहते हैं। जी राजश्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो यूपी के मदरसों को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच होगी। मदरसों की जांच के लिए समिति के गठन का निर्देश यहां पर किया गया है और 5 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी को समिति सौंपेगी। तो 7,000 मदरसों की जांच होनी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने राज्य में मदरसों की बुनियादी सुविधाओं की जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आधुनिक मदरसा योजना के तहत मदरसों की भौतिक आधारभूत सुविधाओं की जांच के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और इसी के तहत 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उद्देश्य नजर आ रहे हैं मदरसों की जांच को लेकर तौकीर? देखिए, कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री को इस तरह की शिकायत मिली थी कि कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे हैं। उसको लेकर ही ये पूरी कवायद शुरू हुई और उसके बाद से ही इस तरह का आदेश पारित किया गया था कि सभी मदरसों का
भौतिक सत्यापन होगा, यानी कि जो अधिकारी हैं वो मौके पर जाएंगे, डीएम की अगुवाई में टीम बनेगी, जिसमें एडीएम और एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी, ये लोगों की टीम बनकर मौके पर जाएगी। सभी मदरसों की जांच होगी और फिजिकली जांच होगी कि जो टीचर अपॉइंट हुए थे उन टीचर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी जो पात्रता है वो क्या है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो ग्रेजुएट टीचर है उनको 6,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनको करीब 12,000 का जो मानदेय हर महीने आता है। और इसके अलावा राज्य सरकार भी उनको एक मानदेय देती है। जबकि शिकायतें मिल रही थी कि कई जो मदरसे हैं वो पूरी तरह से संचालित नहीं हो रहे हैं और मानकों की अनदेखी हो रही है। तो फिलहाल ये पूरी कवायद उसी के लिए 15 मई तक एक रिपोर्ट सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जो अधिकारी हैं वो जांच करने के बाद 15 तारीख से पहले रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। तो फिलहाल ये पूरी जो प्रक्रिया है ये 15 दिन के अंदर पूरी होनी है, 15 मई के अंदर पूरी होनी है। इसमें जो टीचर्स हैं उनकी भी पात्रता देखनी है और सबसे खास बात है कि ये फिजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है ये पहली बार होने जा रहा है। जी तौकीर, अगर हम बात करें तो 7,000 मदरसे हैं, तो ऐसे में बड़ा टास्क भी होगा। क्या इसके लिए कोई विशेष टीम का गठन किया गया है? देखिए, हमने आपको बताया कि जिलेवार ये जांच होगी। जो डीएम है जिले के उनकी अगुवाई में टीम बनेगी, एसडीएम की, खंड शिक्षा अधिकारी की। तो वो लोग मौके पर जाएंगे। करीब 21,000 से ज्यादा ऐसे टीचर हैं जिनकी भौतिक परीक्षण होना है कि वो मौके पे आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी जो पात्रता है सही है कि नहीं है, उनके दस्तावेज जांचे जाएंगे कि उन्होंने जो भर्ती के लिए जो जिस तरह उनकी भर्ती हुई है, क्या उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अपने प्रेजेंट किए थे वो सही थे कि नहीं। और जो मदरसे हैं उनका जो पैमाना है वो कितने एरिया में चल रहे हैं, वहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण के नाम पर ये मदरसों को मानदेय आता है। वहाँ पर जो बच्चों की जो मदरसा में जो बाकी और जो पढ़ाई होती है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एजुकेशन या आधुनिक कहीं जांच के बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये अच्छी बात भी है कि मदरसों में अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके उत्थान के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कागजी तौर पर अपने आप को बता रहे हैं कि वैध रूप से संचालित है, तो उसका भी खुलासा हो सकता है। 15 तारीख तक रिपोर्ट सौंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो प्रदेश भर में मंदिरों और मस्जिदों में लगाए गए लाउड स्पीकरों की आवाज या तो कम की कार्रवाई की जा रही है या फिर ज्यादा की संख्या में लगाए गए लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला हरदोई में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के सभी धर्मस्थल, मंदिर और मस्जिद का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी धर्म स्थलों के जिम्मेदार लोगों को मानक के अनुरूप ही लाउडस्पीकर बजाने की अपील की है। जिले के एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि स्वेच्छा से सभी जगह लोगों ने अतिरिक्त मात्रा में लगाए गए लाउडस्पीकर हटा लिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रशासन की मंशा के अनुसार सभी धर्मस्थल जो जनपद हरदोई में हैं उनके ऊपर लगे मानक से अधिक लाउडस्पीकरों को और उनकी आवाज़ को नियंत्रित करने के संबंध में निर्देश दिए गए मेरे द्वारा, जिसके क्रम में जनपद के सभी धार्मिक स्थलों पर जो अधिक संख्या में हैं लाउडस्पीकर, उनको स्वविवेक से हटा लिया गया है। वो उनकी ध्वनि कम कर दी गई है। इस समय जनपद में कोई भी ऐसा धर्मस्थल नहीं है जहाँ पर कि मानक के अनुरूप स्पीकर चल रहा हो। लखनऊ से अहम खबर, यूपी विधान परिषद में आज कम हो जाएगा सपा का दबदबा। समाजवादी पार्टी के 3 सदस्यों का खत्म हो रहा है कार्यकाल। एमएलसी बलवंत रामूवालिया, जाहिद हसन, मधुकर जेटली का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सरकार की ओर से जल्द 3 नए सदस्य मनोनीत करने की संस्तुति होगी। सरकार की ओर से जल्द 3 नए सदस्य को मनोनीत करने की संस्तुति होगी। आज यूपी विधान परिषद में सपा का दबदबा जो है वो कम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के 3 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 3 जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अब सपा की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा और भतीजों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा के नाराजगी के बीच सपा गठबंधन के विधायक शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच उनके बीजेपी में भी शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी है। अब इसे अटकलों को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है। अखिलेश के इसी बयान को शिवपाल यादव ने नादानी भरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अखिलेश यादव बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी से निकाल दे।
तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुबह 9:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्या सुने और उनको त्वरित निस्तारण करें। लेकिन जब जनता टीवी ने जमीनी स्तर पर हाले हकीकत जाना, जिसमें सच्चाई कुछ और सामने आई। देखिए गोंडा जिले से विपिन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में आने के बाद में उन्होंने तत्काल अधिकारियों के शेड्यूल चेंज कर दिए। एक आदेश जारी किया गया कि सभी अधिकारी 9:30 बजे तक अपने कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्या सुने। ऐसे में जनता टीवी की टीम ने तहसील तरफगंज पहुंचकर, ये एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम कुलदीप जी की ऑफिस है। आइए देखते हैं यहाँ पे एसडीएम मौजूद है नहीं मौजूद है, आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे एसडीएम कुलदीप जी मौजूद है, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि जनता की समस्याएं यहाँ पर किस तरह से निस्तारण करते हैं। सर, यहाँ पे ऑफिस कितने बजे आप पहुँचे हैं? ये 9:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है ऑफिस पहुँचने का, 9:30 बजे ऑफिस उपस्थित हो जाते हैं। सर, जनता की समस्या किस तरह से यहाँ पे निस्तारित होती है? जनता समस्या, जनता दर्शन जैसे जो टाइम निर्धारित है उसमें बैठते हैं, जो एप्लीकेशन आते हैं वो देखा जाता है, तो उसमें राजस्व टीम जाती है। अगर पुलिस बल की सहायता की जरूरत होती है तो पुलिस प्लस राजस्व टीम दोनों जाती है और मौके में सर्विस आती है। जो चीज़ें कोर्ट के थ्रू होना होता है उसको कोर्ट के थ्रू माध्यम से दिखाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो क्षेत्राधिकारी संसार सिंह लाठी जी हैं, आइए देखिए कार्यालय में मौजूद है, यहाँ पे जनता की समस्या सुन रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संसार सिंह लाठी जी जो कि यहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं मौजूद हैं और यहाँ पे अपने कार्यालय में समय पहुँच गए। हम इनसे जानेंगे कि सर यहाँ पे कितने बजे आप पहुँचे? सर 9:30 बजे। सर, यहाँ पे जो जनता की समस्या किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है? जनता यहाँ आती है अपनी समस्या लेकर, तो उसको यथासंभव कोशिश की जाती है कि तुरंत निस्तारण किया जाए, और तुरंत निस्तारण नहीं होता तो उसको समय देकर पुनः निस्तारण कराया जाता है। सर, एक ये जो तहसील है आपका, जो क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा राजस्व विभाग का प्रबंध ज़्यादा चलता है, तो इसमें किस तरह से आप लोग राजस्व संबंधित? नहीं, हमारे पास राजस्व संबंधित जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनको हम लोग थाना दिवस में पुटअप करते हैं और दोनों लोग मिलकर राजस्व टीम और पुलिस टीम मिलकर उसका निस्तारण कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थे क्षेत्राधिकारी संसार सिंह लाठी जी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जनता दर्शन में आते हैं हम उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। जो राजस्व विभाग के मैटर आते हैं उनको तहसील दिवस में, थाना दिवस में उनका निस्तारण किया जाता है। जनता टीवी से विपिन सिंह गोंडा। आज चंपावत में चुनावी बिगुल फूकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चंपावत में रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बनबसा से टनकपुर रामलीला मैदान तक रोड शो करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत में चुनावी बिगुल फूकेंगे और रोड शो आज करने वाले हैं। बनबसा से टनकपुर रामलीला मैदान तक रोड शो करेंगे, तो जनसभा को संबोधित करेंगे आज धामी। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज सीएम धामी टनकपुर भी पहुंचने वाले हैं, बनबसा भी पहुंचने वाले हैं। रोड शो को लेकर किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ शेड्यूल आज? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो टनकपुर का कार्यक्रम है वह बनबसा से टनकपुर के लिए रोड शो करेंगे और इसके साथ ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी, सीटों का निर्धारण भी हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में चंपावत पहुंचेंगे। इसके साथ ही वह रोड शो करेंगे, साथ ही तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वह भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही चंपावत के लिए बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं, क्योंकि वहां की जनता को लगातार यह था कि जनता यह चाह रही थी कि चंपावत का विकास हो, पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं विकास की बात जरूर होगी और कुछ ना कुछ घोषणाएं जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वो चंपावत के लिए किया जाएगा। तो
तमाम सारी जो अगर रोड शो की बात की जाए तो तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं जिन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें जो वहाँ के चुनाव है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं रोड शो के माध्यम से एक अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा, और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर यह जो रैली है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो आज से गढ़वाल दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। 9 मई तक गढ़वाल के क्षेत्र का दौरा करेंगे माहरा। गढ़वाल में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश रहने वाली है कांग्रेस की। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में लगातार वो पूरे कार्यकर्ता जो हैं उत्तराखंड के, उन्हें साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा है। ऐसे में 2024 को देखते हुए ये तैयारी कांग्रेस की प्रदेश में नजर आ रही है। हमारे प्रभारी जी भी मेरी विधानसभा में 2 दलित परिवारों में 2 रातें उन्होंने गुजारी हैं, और मैं जिस विश्वास को मुझे हाईकमान ने मुझ पर जताया है वो इसीलिए है कि मैं दौड़ भाग सकता हूँ, लोगों को समझ सकता हूँ। पंचायत स्तर से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। एक बीटीसी मेंबर के तौर पे मैं पहली बार चुना गया, फिर मैं ब्लॉक प्रमुख बना और 2 बार विधायक रहा हूँ। तो समझना चाहता हूँ और कई चीज़ें जानता हूँ। तो मेरा फ़र्ज है कि मैं आम कार्यकर्ता से मिलकर उनकी इज्जत अफजाही करूं, उनकी परेशानियों और दिक्कतों को समझूं। जब तक मैं उनकी परेशानियों का हल नहीं करता तब तक वो मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे, ये मेरे लिए भी प्रश्न चिन्ह है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है कांग्रेस का। अब दूसरी तरफ जो उठापटक की स्थिति चुनाव के पहले भी थी, चुनाव के बाद भी यहाँ पर नजर आई है नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद। तो अभी क्या कुछ नजर आ रहा है कांग्रेस में, उत्तराखंड में? करण माहरा कितने सफल हो सकते हैं कार्यकर्ताओं को साधने में? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो 9 मई तक गढ़वाल क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं करण माहरा, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश रहेगी, गढ़वाल में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वाकई चुनाव से पहले भी कांग्रेस में उठापटक की स्थिति नजर आई थी और चुनाव के बाद भी कांग्रेस में उठापटक की स्थिति नजर आई, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के गठन के बनने के बाद भी यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई लोगों ने यहाँ पर पार्टी के अपोजिट जाकर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन करण माहरा जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वो पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस में एकजुटता नजर आने वाली है प्रदेश में। तो 9 मई तक गढ़वाल का ये दौरा रहने वाला है करण माहरा का। गढ़वाल में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश रहेगी। अजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। करण माहरा के दौरे को लेकर अगर हम बात करें अजीत, तो कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक की स्थिति बनी हुई है, तो कितने सफल हो सकते हैं यहाँ पर करण माहरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में? देखो राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड के कांग्रेस नए नेतृत्व की बात की जाए तो करण माहरा को युवा नेता के तौर पर कमान सौंपी गई है, और जिस दिन से उनकी ताजपोशी हुई है उसके बाद से वो लगातार बड़े फैसले और लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। आज से उन्होंने अपने गढ़वाल दौरे की शुरुआत की है। 10 बजे के करीब वो मसूरी पहुंचे हैं, जहां पर मसूरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन करने के साथ उन्होंने अपने गढ़वाल दौरे की शुरुआत की है। और ये पूरे गढ़वाल मंडल के लगभग सभी जिलों का दौरा रहेगा, और 9 मई को हरिद्वार में देर शाम को गंगा आरती के साथ ये दौरा समाप्त होगा। तो इस पूरे दौरे के दौरान लगातार वो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और इसमें खास बात और जो करण माहरा की तरफ से कही गई है कि रात्रि जो प्रवास होगा वो किसी होटल, रिजॉर्ट या किसी बड़े स्थल पर नहीं होगा, ये एक आम कार्यकर्ता के घर पर होगा, जहां पर वो जो आसपास के कार्यकर्ता होंगे उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। क्या कुछ समस्या कार्यकर्ताओं को आती हैं, चुनाव में अगर कमजोर साबित हुई है कांग्रेस तो उसके क्या कारण रहे। साफ तौर पर करण माहरा का कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन उसको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती जितने बड़े नेताओं को मिल जाती है। ऐसे में नई टीम का गठन करना है करण माहरा ने, तो उससे पहले ही वो सभी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब वो 9 मई को देहरादून लौटेंगे तो उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट रहेगा इसका भी इंतजार रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वाराणसी से इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में मचा बवाल। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका है, और बीएचयू में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। अब इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों में गुस्सा देखने को मिला है।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां पर यह आयोजन किया गया, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। छात्रों में यहाँ पर गुस्सा देखने को मिला है और इफ्तार पार्टी को लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये बवाल देखने को मिला। इफ्तार पार्टी देते हुए वीसी साहब को देखा तो हमने सोचा देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं, जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी के लिए इनको समय है। जहाँ एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।